back to the channel of B2E Learning. Myself Neha Agrawal and I am your zoology mentor. We are back here with one more important topic of human excretory system और आज हम पढ़ने वाले अपने लेक्चर में यूरिन फॉर्मेशन. ठीक है, हमारे इस चैप्टर का दैट इज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड इट्स एल्यूमिनेशन का सबसे ज्यादा टिपिकल और इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूरिन फॉर्मेशन, जिससे एक्चुअल में जैसे क्वेश्चंस फॉर्म होती है ना नीट में, वो डायरेक्टली आपकी सिर्फ सीधे सीधे एनसीईआरटी की लाइन पढ़ने से सॉल्व नहीं होगी. आपको उस एनसीईआरटी को पूरा मेरे साथ यहाँ पर डिकोड करना पड़ेगा. सो लेट्स डिकोड एवरीथिंग दैट इज गिवन इन एनसीईआरटी टुगेदर. पूरा मैं आपको एनसीईआरटी की हर एक लाइन के पीछे क्या मतलब है वो यहाँ पर डिकोड करके बताऊंगी. एंड जो चार्ट्स हम बनाएंगे ना, उसको आपने लर्न करने के बाद अगर एनसीईआरटी पढ़ी तो आपको सारे के सारे एनसीईआरटी के पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे. एंड इसको लर्न करने के बाद आपके पास जितने भी नीट के क्वेश्चंस होंगे या जो आपके क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी है वो इजीली सॉल्व हो जाएंगे. ठीक है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा टॉपिक से, दैट इज यूरिन फॉर्मेशन. आज का हमारा टॉपिक क्या है? यूरिन फॉर्मेशन. सो बेसिकली हमने अभी तक क्या किया है, किडनी का स्ट्रक्चर पढ़ा है एंड उसके अंदर जो यूनिट है नेफ्रॉन, उसका स्ट्रक्चर पढ़ा है. बेटा हमने बात की थी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज नेफ्रॉन. एक्चुअल में यूरिन कहाँ फॉर्म हो रहा है? नेफ्रॉन में. एक्चुअल में ब्लड कहाँ पर फिल्टर हो रहा है? नेफ्रॉन में. तो एक्चुअल में यूरिन कहाँ पे बनेगा? नेफ्रॉन में. जो नेफ्रॉन में यूरिन बनने वाला है वो एक्चुअल में 3 स्टेप्स में बनता है. सो यूरिन फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी वी हैव टोटल 3 स्टेप्स. यूरिन फॉर्मेशन 3 स्टेप्स में डिवाइडेड है. वी हैव 3 स्टेप्स ऑफ यूरिन फॉर्मेशन. बेटा इसकी पहली स्टेप को कहते हैं ग्लोमर्युलर फिल्ट्रेशन. क्या कहते हैं? ग्लोमर्युलर फिल्ट्रेशन. और हम इस पूरे डिटेल में इस टॉपिक को पढ़ेंगे कि ग्लोमर्युलर फिल्ट्रेशन क्या होती है. नेक्स्ट जो हम डिटेल में स्टेप पढ़ेंगे यूरिन फॉर्मेशन का सेकेंड स्टेप, दैट इज tubular reabsorption. Next we have tubular reabsorption and the third step we have tubular secretion. Next step क्या है बेटा? tubular secretion. ठीक है, तुम घबराओ नहीं वर्ड्स को देख के. हम एक एक करके इन तीनों को पूरा अच्छे से डिटेल में समझने वाले हैं. फर्स्ट वी विल टेक ग्लोमर्युलर फिल्ट्रेशन, सेकंड हम पढ़ेंगे ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन एंड थर्ड हम पढ़ेंगे ट्यूबुलर सिक्रीशन. ठीक है, पहले मैं आपको बेसिक एकदम शॉर्ट में बताती हूँ कि इस पूरे तीनों स्टेप्स में करना क्या है हमें, फिर हम एक एक स्टेप को डिटेल में करेंगे. देखो बिना टेंशन लिए नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर सीखा है, उसके बेसिस पर सीखो. देखो बेटा तुमने ऐसा कुछ पढ़ा था कि ये नेफ्रॉन का बोमेन कैप्सूल है, ये पीसीटी प्रेजेंट है, ये लूप ऑफ हेनले प्रेजेंट है और ये डीसीटी प्रेजेंट है. और फिर यहाँ पर क्या आ जाता है? कलेक्टिंग डक्ट आ जाता है. ठीक, मैं इसी को सीधा बना देती हूँ. याद करो ट्यूबुलर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन कौन से होते थे? ये पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, डीसीटी और ये है बोमेन कैप्सूल. बोमेन कैप्सूल. और इन सबको हमने किस में रखा था बेटा? इन सबको हमने रखा था ट्यूबुलर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन में. लेट्स से हमने क्या किया, इन ट्यूबुलर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन को ऐसे सीधा बना दिया. ये ट्यूबुलर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन है. ठीक है, कुछ अभी डिटेल में नहीं पढ़ा रही हूँ, सिर्फ तुमको बता रही हूँ कि हम यूरिन फॉर्मेशन के 3 स्टेप्स में एक एक करके क्या सीखने वाले हैं. ठीक है, तो ये हमने क्या बना दिया, लेट्स से ये है बोमेन्स कैप्सूल. बोमेन्स कैप्सूल यहाँ पर है. ठीक है, उसके बाद पीसीटी प्रेजेंट है, उसके बाद लूप ऑफ हेनले की ऑफ कोर्स पहले डिसेंडिंग लिम्ब आएगी और उसके बाद असेंडिंग लिम्ब आएगी एंड लास्टली क्या प्रेजेंट है? डीसीटी. एंड ऑफ कोर्स इसके बाद एंड में कलेक्टिंग डक्ट भी प्रेजेंट होगा. हमने बस क्या किया, जो घूमे घूमे थे इनको सीधा बना दिया. सीधा क्यों बनाया है? ताकि हम समझ पाए. अब देखो ये बोमेन कैप्सूल यहाँ पर है, मतलब यही तो बोमेन कैप्सूल है. जस्ट यहाँ पर ही तो ब्लड फिल्टर होके गिरा था बेटा. ये आया था ग्लोमर्युलस और ये जो ग्लोमर्युलस था इसमें से ब्लड छन के यहाँ पर गिर गया था. तो ये बोमेन कैप्सूल में ब्लड जस्ट यहीं पर तो आया है अभी गिर के बोमेन कैप्सूल में. और बोमेन कैप्सूल में जब ब्लड छन के गिरता है तो हम उसको क्या कहते हैं? ग्लोमर्युलर फिल्ट्रेट. क्या कहते हैं? ग्लोमर्युलर फिल्ट्रेट. मतलब यहाँ पर जो चीज आई है ग्लोमर्युलर फिल्ट्रेट है. और डीसीटी से निकलने के बाद, कलेक्टिंग डक्ट से निकलने के बाद वो चीज अब फाइनली क्या कहलाएगी? यूरिन कहलाएगी. यूरिन कहलाएगी. ठीक है, क्यों
यहाँ पर यूरिन क्यों नहीं कह सकते? क्यों बेटा? इसलिए क्योंकि ये जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट यहाँ पे ना, इसमें बहुत सारे चेंजेस होंगे अभी, और ये चेंजेस होने के बाद फाइनली जब ये कलेक्टिंग डक्ट में पहुंचेगा, फाइनली जब ये चीजें यहाँ कलेक्टिंग डक्ट में पहुंचेंगी, तब जाके हमको इसको यूरिन कहना है। हम यहाँ पर यूरिन नहीं कह सकते, यहाँ पर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहेंगे और फाइनली हम इसको यूरिन कहेंगे। ठीक है, अब क्या हुआ, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जब यहां से यहां गया तो सबसे पहले तो बोमेन कैप्सूल में जब ये छन के गिरा ना, यहां पर ग्लोमेरुलर यानी ग्लोमेरुलस में इसकी फिल्ट्रेशन हुई, ये छन गया। इसी को हम कहते हैं स्टेप नंबर 1 ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। क्या किया हमने कि 3 स्टेप हैं। सबसे पहले ये जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है तो कुछ भी नहीं है, बोमेन कैप्सूल में ब्लड का छन के गिरना, ग्लोमेरुलस की छन्नी से ब्लड का छन के गिरना ही ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कहलाता है। एक तो हम ये स्टेप डिटेल में पढ़ेंगे। दूसरा फिर आता है कि छन तो गया ब्लड, ये ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन सिक्रीशन की क्या जरूरत है? क्यों नहीं हमने यहीं पर सीधे यूरिन कह दिया? क्योंकि बेटा जब छन के गिरती है ना चीजें, तो जितनी भी साइज में छोटी चीजें थी वो सब नीचे गिर गई। जैसे बहुत सारा पानी गिर गया, हम सबको यूरिन में नहीं निकाल सकते। आयंस गिर गए, ग्लूकोज साइज में छोटा था वो गिर गया, अमाइनो एसिड साइज में छोटा था वो गिर गया, हम सबको बाहर नहीं निकाल सकते। तो हमने जितनी भी काम की चीजें यहाँ पर गिर गई थी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, वो अपने ब्लड में वापस ली। देखो अपने ब्लड में वापस कैसे ली, याद करो, हम इसके चारों तरफ पे ऐसे पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज फैला के रखते हैं। रिमेंबर, हम इसके चारों तरफ पे ऐसे पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज फैला के रखते हैं। अगर ये मान लो पीसीटी है या लूप ऑफ हेनले है या डीसीटी है, तो हम इसके चारों तरफ पे ऐसे पेरीट्यूबुलर कैपिलरी फैला के रखते हैं। मतलब इसके साइड में कैपिलरी प्रेजेंट है। मान लो कि ये वो कैपिलरीज हैं, मान लो हमने कैपिलरीज को भी सीधा बना दिया जो इनके साथ साथ चल रहे हैं, और इसमें क्या है बेटा, अपना ब्लड है। इसमें क्या है, अपना ब्लड है। ये है क्या बच्चे, पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज हैं। ये हमारे नेफ्रॉन की पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज हैं विच आर प्रेजेंट ऑन द पेरीफेरी ऑफ ट्यूबुलर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन। ये ऊपर हमने व्हाइट कलर से क्या बनाया है, ट्यूबुलर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन। और अगर आपको क्लासिफिकेशन अच्छे से याद होगा नेफ्रॉन का, तो नेफ्रॉन को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था बेटा। एक किया था ग्लोमेरुलस और दूसरा किया था ट्यूबुलर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन, जिसके अंदर आता है बोमेन कैप्सूल, पीसीटी, लूप ऑफ हेनले और डीसीटी। ठीक, और उसके साथ में चलती रहती है पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। और याद करो, सब रिवाइज करते चलो पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज का ही एक पार्ट होता है वासा रेक्टा, तो वासा रेक्टा भी है इसी में। ठीक है, अब क्या हुआ, सारी चीजें यहां गिर गई। इसमें से जितनी काम की चीजें हैं ना, इसीलिए हमने पेरीट्यूबुलर कैपिलरी यहाँ पे घुमाई और यहाँ पे इसको यूरिन नहीं कहा है, क्योंकि इसमें से जितनी भी काम की चीजें हैं जो हम चाहते हैं यूरिन ना बने, हम यहाँ रास्ते में ही अपने ब्लड में इसको वापस ले लेंगे। जो भी चीजें ट्यूबुलर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन के ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट से पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज के ब्लड में वापस आ जाएंगी। वापस क्यों बोल रहे बेटा, क्योंकि इसी ब्लड से तो आई हैं ये चीजें। यहां पर यही ब्लड से जो छन के गिरा था, इसी ब्लड की कैपिलरी को हमने फैला दिया था, तो इसी ब्लड से जो चीजें गिरी थी वापस हमने अपने ब्लड में ले ली। वापस से हमने ये चीजें अपने ब्लड में रिटर्न ले ली हैं, जो ब्लड से ही गलती से गिर गई थी वो हमने अपने ब्लड में वापस ले ली। इसलिए हम इसको कहते हैं रीएब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन कह देते वरना ना, रीएब्जॉर्प्शन कहते हैं, दोबारा से एब्जॉर्प्शन हो रहा है। ठीक है, क्योंकि ट्यूबुलर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन में से चीजें आ रही है, इसीलिए हमको इसे ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन बोलना है। हम इसको कहते हैं स्टेप नंबर 2। ये स्टेप नंबर 2 है बेटा येलो कलर से। जब भी ट्यूबुलर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन यानी पीसीटी, डीसीटी, लूप ऑफ हेनले, बोमेन कैप्सूल, इन सब से चीजें अपने ब्लड में रिटर्न आ जाए, वापस से आ जाए, हम इसको क्या कहेंगे, स्टेप नंबर 2, जो हमने यहाँ पर लिखा था ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। ठीक है, सो ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन इज द रीएब्जॉर्प्शन ऑफ थिंग्स, substances from the glomerular filtrate present in the tubular parts of nephron into the peritubular capillaries, जिसमें हमारा ब्लड प्रेजेंट है। ठीक है, अब हुआ क्या, चीजें इधर आ रही थी, हो सकता है कुछ चीजें रह गई हो जो हमने उसमें ना भेजी हो, हमारे ब्लड से छन के ना गिरी हो, या आयनिक बैलेंस नाम की भी तो कोई चीज होती है।
किडनी का और क्या काम है, आपकी बॉडी में ब्लड वॉल्यूम को मेंटेन करने के साथ साथ वो आयनिक बैलेंस करता है, सोडियम पोटेशियम बैलेंस करता है ना, हाइड्रोजन बैलेंस करता है, पीएच बैलेंस करता है। सारे जो बैलेंसेस हैं उसमें अगर कोई गड़बड़ी हो रही होगी हमारे ब्लड में, तो ये ब्लड क्या करेगा, उसी टाइम पर यहां से चीजें सिक्रीट कर देगा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में। कोई भी तरह का बैलेंस रिक्वायर्ड होगा तो हमारा ब्लड अपना बैलेंस बनाने के लिए किसी किसी चीज का सिक्रीशन करना हो तो यहां से यहां पर कर देगा, और किसी चीज का रीअब्जॉर्प्शन भी अगर जरूरत है कोई बैलेंस बनाने के लिए तो कर लेगा। ये होता है बेटा स्टेप नंबर 3। जो भी चीजें ब्लड में से ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में जाएंगी वो ब्लड में से सिक्रीट हो रही हैं। कहाँ सिक्रीट हो रही हैं, ट्यूबुलर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन में, इसलिए इसको ट्यूबुलर सिक्रीशन कहते हैं। ट्यूबुलर सिक्रीशन में क्या होगा, substances will be secreted from the blood into the glomerular filtrate या from the peritubular capillaries into the tubular parts of nephron, और इसीलिए हमने इसको ट्यूबुलर सिक्रीशन बोला है। ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन इधर से इधर, ट्यूबुलर सिक्रीशन इधर से इधर। अब तुम बोलोगे मैम अभी तो आपने बना के बता दिया तो हमें याद हो गया, पर हम बाद में कंफ्यूज भी तो हो सकते हैं कि कहीं ये रीअब्जॉर्प्शन ये सिक्रीशन तो नहीं है, ये रीअब्जॉर्प्शन ये सिक्रीशन तो नहीं है। बहुत इजी है इसको याद रखना। कैसे याद रखोगे बेटा, देखो इसमें जो भी चीजें फाइनली क्या बनने वाली है, यूरिन। फाइनली ये चीजें क्या बनने वाली है, यूरिन। हमको यूरिन से क्या मतलब, हमको तो किससे मतलब है, ब्लड से। हमारे काम का क्या है, ब्लड। ठीक है, तो तुम ब्लड के रिस्पेक्ट में बोलो, ब्लड में जो चीजें आ रही हैं रीअब्जॉर्प्शन, ब्लड से जो चीजें जा रही हैं सिक्रीशन। ब्लड में जो आएगा रीअब्जॉर्प्शन, ब्लड से जो जाएगा सिक्रीशन कहलाएगा। ठीक है, तो इजी रहेगा आपको याद रखना। जब भी आप कंफ्यूज हो कौन से वाला याद रखना था, रीअब्जॉर्प्शन सिक्रीशन, तो बोलो ब्लड में जो जाएगा वो सिक्रीशन रीअब्जॉर्प्शन, तो यहीं से जाएगा। तो ब्लड में जो भी आ रहा है यहाँ से रीअब्जॉर्प्शन, ब्लड से जो निकल रहा है सिक्रीशन, तो ऑफकोर्स यहाँ से निकल के यहाँ आएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यही स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2 और स्टेप नंबर 3 को डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम समझिए क्या पढ़ना है, यूरिन फॉर्मेशन पढ़ना है, जिसमें 3 स्टेप्स होते हैं। ध्यान रखिएगा, एनसीईआरटी में स्पॉट करिएगा, 3 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप टेकअप कर रहे हैं बेटा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। पहला स्टेप लेते हैं अपने यूरिन फॉर्मेशन का, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। पहले नाम को डिकोड कर लो मेरे साथ। फिल्ट्रेशन तो हो ही रहा है, कहां पे हो रहा है ये फिल्ट्रेशन, ग्लोमेरुलस पे, ग्लोमेरुलस पे। ठीक है, या कह लो इसकी लोकेशन क्या है, मैल्पीजियन बॉडी। अब सब याद होना चाहिए, अगर बिना याद किए आए हो ना पिछला लेक्चर तो अच्छी बात नहीं है। मैल्पीजियन बॉडी, मैल्पीजियन बॉडी, और क्या बोला था बेटा इसको, रीनल बॉडी, और क्या बोला था, रीनल कॉर्पसल, मैल्पीजियन कॉर्पसल, ये 4 नाम हमने इसको दिए थे। ये जो मैल्पीजियन बॉडी है उसमें जो ग्लोमेरुलस है, उस ग्लोमेरुलस नाम की छन्नी पे छन के ब्लड गिर गया है, और जो नीचे छन के गिर के हमको मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेट। तो ये प्रोसेस होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। उसकी लोकेशन क्या है, उसकी लोकेशन है ग्लोमेरुलस या मैल्पीजियन बॉडी। इसी को बना के देखते हैं बेटा। ये क्या है हमारा, बोमेन कैप्सूल, और बोमेन कैप्सूल के पास क्या आया था, एफरेंट आर्ट्रियोल। क्या आया था, एफरेंट आर्ट्रियोल। ये इस कैप्सूल में एंटर करने के बाद क्या बना लेता है, एक मिनट मैं आपके लिए थोड़ा एनलार्ज डायग्राम बनाती हूँ फिर से, जस्ट अ मिनट। देखो ये क्या था बेटा, बोमेन कैप्सूल। ठीक है, और बोमेन कैप्सूल के पास क्या आया था, एफरेंट आर्ट्रियोल, और इस कप में एंटर करने के बाद उसने क्या बना लिया था, ग्लोमेरुलस। क्या बना लिया था, ग्लोमेरुलस। ये रहा ग्लोमेरुलस, विच इज द टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, और यहां से ब्लड आया, कैपिलरीज में डिवाइड कर गया, और कैपिलरीज में डिवाइड करने के बाद ये ब्लड एफरेंट आर्ट्रियोल से चला गया। लेबलिंग याद करो, इसको क्या कहते थे, एफरेंट आर्ट्रियोल, इसको क्या कहते थे, एफरेंट आर्ट्रियोल। ये क्या है, ग्लोमेरुलस, और ये बोमेन कैप्सूल। ठीक है, अब क्या हुआ, ब्लड इसमें से आया और छन के यहाँ गिरा, छन के यहाँ गिरा। ठीक है, इसी प्रोसेस को कहते हैं स्टेप नंबर 1, that is glomerular filtration.
ग्लोमेरुलस की छन्नी से ब्लड का छनके यहाँ बोमेन कैप्सूल में गिरना ही क्या कहलाता है? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। हमने करा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। अब ये छन के जो चीजें यहाँ पर गिरेंगी ना बेटा, इनको हम क्या कहेंगे? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, क्योंकि बेटा ऐसे भी तो हमको पता है ना, छन के जो नीचे हमको चीजें मिलती है उसको फिल्ट्रेट कहते हैं। ग्लोमेरुलस से जो छन के गिर रहे हैं उसको ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहते हैं, और आगे से हम इसको शॉर्ट में GF लिख लेंगे, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। ठीक है, ये जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है इसमें क्या क्या प्रेजेंट होगा? स्टेप नंबर 1 है, ये तो तुमको पता ही है। आते हैं कि ये जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है बेटा, ये जो छन के जस्ट यहाँ पर ब्लड गिरेगा इसको तुम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बोलोगे। गलती से भी तुम इसे यहाँ पर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के अलावा यूरिन नहीं कह सकते। यहाँ पर हम इसको यूरिन नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि अभी इस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट से हम बहुत सारी चीज़ें रीअब्जॉर्ब करेंगे, इसमें कुछ चीज़ें सिक्रीट करेंगे, तब जाके फाइनली यूरिन फॉर्म होगा। तो जस्ट छन के जो यहाँ पर हमको मिला है उसको हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बोलेंगे, यूरिन नहीं बोलेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में बेटा क्या प्रेजेंट होगा? देखो, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में पानी होगा बहुत सारा, आयंस गिर जाएंगे बहुत सारे, मिनरल्स गिर जाएंगे बहुत सारे। इन सबका साइज छोटा है इसलिए ये सब नीचे गिर जाते हैं। ठीक है, ग्लूकोज का साइज छोटा है वो गिर जाएगा, अमाइनो एसिड का साइज छोटा है वो भी नीचे गिर जाएगा। सिमिलरली यूरिया का भी साइज छोटा है, वो भी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में गिर जाएगा। ये तो हमको गिराना ही था, लेकिन ये सब भी गिर गए। ये सब भी गिराने हैं अगर एक्स्ट्रा हैं, जो एक्स्ट्रा नहीं है उनको हमें बॉडी से बाहर नहीं जाने देना। ठीक है, तो इसीलिए हमको रीअब्जॉर्प्शन करके इनमें से जितनी भी चीजें हमारे काम की हैं, एक्स्ट्रा नहीं है बॉडी में, वो रिटर्न लेनी पड़ेंगी। मतलब बेटा यहाँ से जो चीजें छन रही हैं उसमें सिलेक्शन नहीं हो रहा कि क्या गिरेगा और क्या नहीं गिरेगा, है ना। ये अपने साइज के बेसिस पे जो भी साइज में छोटी हैं प्लाज्मा में वो गिर जा रहे हैं यहाँ पर। इसीलिए ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन का लोकेशन है ग्लोमेरुलस। और अगला पॉइंट क्या याद रखोगे? इट इज नॉट अ सेलेक्टिव प्रोसेस। सेलेक्टिव प्रोसेस नहीं है ये, एक इसका सिलेक्शन नहीं हो रहा प्रॉपरली कि क्या जाना चाहिए और क्या नहीं जाना चाहिए। सिलेक्शन मतलब समझते हो, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सेमी परमिएबल होती है, वो चीज़ों को पहले सेलेक्ट करती है, सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, सेमी परमिएबल होती है। वैसे यहाँ पर सिलेक्शन नहीं हो रहा, यहाँ पर जो भी चीज़ें साइज में छोटी हैं वो गिर जा रही हैं। अब यहाँ पर जो गिर के गिरा है, यहाँ पर जो छन के गिरा है, यहाँ पर ब्लड आ रहा था, ब्लड में से क्या नीचे गिरेगा और क्या नहीं गिरेगा? बेटा यहाँ पर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में क्या तुम बोलोगे कि ब्लड प्रेजेंट है? नहीं, ब्लड नहीं बोल सकते हो, क्योंकि ब्लड तो गिरा ही नहीं पूरा का पूरा। क्योंकि ब्लड में जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स थे वो फॉर्म्ड एलिमेंट्स तो आ ही नहीं पाएंगे, उनका साइज तो बड़ा होता है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, इन सब का साइज बड़ा होता है, तो ये सब नहीं गिर पाते। क्या गिरेगा नीचे? प्लाज्मा गिरेगा। बट प्लाज्मा का जो प्रोटीन्स होंगे, जो लार्ज प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन्स का साइज बड़ा होता है, तो प्लाज्मा में जो प्रोटीन्स होते हैं वो भी नीचे नहीं गिरेंगे। आ रही है बात समझ में? तुम ये नहीं बोलोगे कि यहाँ पर जो चीज छन के गिरी है वो ब्लड है। बेटा ब्लड है ही नहीं, ब्लड के फॉर्म्ड एलिमेंट तो यहाँ से आए और चले गए, क्योंकि वो यहाँ पर गिर ही नहीं पाए, उनका साइज छोटा नहीं था। और साथ ही साथ जो प्लाज्मा था, प्लाज्मा के भी जो बड़े बड़े प्रोटीन्स थे, याद करो प्लाज्मा होता है 55%, उसमें 90% तो पानी होता है और 6 to 8% प्रोटीन्स होते हैं, और 1 to 2% आयंस, मिनरल्स, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, ये सब होते हैं। तो पानी गिर जाएगा और बाकी चीजें गिर जाएंगी, लेकिन प्रोटीन्स नहीं गिर पाएंगे, क्योंकि प्रोटीन्स का साइज तो बड़ा होता है। ठीक है, तो नीचे जो गिर के आपको मिला है ना ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, ना आप उसको ब्लड बुला सकते हो ना आप उसको प्लाज्मा बुला सकते हो, क्योंकि प्लाज्मा का एक मेजर कंपोनेंट प्रोटीन उसमें नहीं है। इसीलिए बेटा आप ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट को क्या बुलाओगे? डीप्रोटीनाइज्ड प्लाज्मा। अपन इसको क्या कहते हैं? डीप्रोटीनाइज्ड प्लाज्मा। ब्लड तो नहीं है, ये पूरा का पूरा प्लाज्मा भी नहीं है, ये ऐसा प्लाज्मा है जिसमें प्रोटीन नहीं है। ये ऐसा प्लाज्मा है जिसमें बाकी चीजें तो है प्लाज्मा की, पानी और बाकी 1 से 2% में जो चीजें होती हैं, बट प्रोटीन नहीं है। ध्यान रखना है अपने को कि ये जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है
दैट इज नॉट ब्लड, दैट इज नॉट प्लाज्मा, दैट इज डीप्रोटीनाइज्ड प्लाज्मा। उसमें फॉर्म्ड एलिमेंट्स नहीं होते, उसमें लार्ज प्रोटीन्स नहीं होते, बाकी सारी चीजें होती हैं। फाइन। तो यहाँ पर छन के जो चीजें गिर रही हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, उसमें प्रोटीन्स नहीं होंगे, फॉर्म्ड एलिमेंट्स नहीं होंगे, वो ऐसे भाग जाएंगे, यहाँ से आए और फॉर्म्ड एलिमेंट आगे चले जाएंगे, प्रोटीन्स आगे चले जाएंगे, बाकी चीजें गिर जाएंगी। ब्लड मैं हमेशा आपसे बताती हूँ इट्स लाइक बहुत जिद्दी है, कितना बॉडी में पानी मेंटेन रखना है, कितने उसमें आयंस होने चाहिए। जैसे अपन शिकंजी बनाते हैं ना, तो शिकंजी में नमक और चीनी तो घुल जाता है, साइज में छोटा है, तो वो तो छन के नीचे आएगा प्लाज्मा का, लेकिन मान लो उसमें नींबू निचोड़ा और नींबू के बीज भी उसमें आ गए, सीड्स भी आ गए, तो वो तो नहीं छनेंगे छन्नी पे छानने पर। अगर हम उसको फिल्टर करेंगे तो छन्नी के ऊपर ही रह जाएंगे नींबू के जितने भी लेमन के सीड्स होंगे, बाकी सब चीजें नीचे आ जाएंगी। तो ऐसी जो प्लाज्मा में घुली हुई चीजें हैं, जो साइज में छोटी हैं, प्लाज्मा में घुली हुई है, साइज में छोटी है, माइक्रो एलिमेंट्स हैं, माइक्रो बायोमॉलिक्यूल्स हैं, वो तो नीचे आ जाएंगे, बट उसमें जो लार्ज प्रोटीन्स हैं वो नीचे नहीं आ पाएंगे। तो आप बोलोगे कि यहाँ पर डीप्रोटीनाइज्ड प्लाज्मा आया है। ठीक है, सबसे पहली बात तो आपको ये याद रखनी है कि यहाँ पर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट आता है, उसमें क्या होता है और उसको क्या कहते हैं, और यहाँ पे हम इसको यूरिन नहीं कह सकते। ठीक है, दूसरी बात हम करेंगे अब कि यहाँ पर ये जो मेम्ब्रेन है, यहाँ से लेकर चीजों को यहाँ पहुंचाने के लिए आपको कितनी लेयर्स को क्रॉस करना पड़ा, उसकी बात करेंगे। यानी वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। किसकी बात करेंगे बेटा? फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन की। सब हम अभी उसी टॉपिक में चल रहे हैं, किसमें? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में। नेक्स्ट पढ़ रहे हैं बेटा फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में पहला हमने समझा क्या? पहला हमने समझा कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट क्या होता है। अब हम नेक्स्ट समझेंगे फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन होती है ना बेटा, इसमें 3 लेयर्स होती हैं। कितनी लेयर्स होती हैं? 3 लेयर्स। लेकिन अगर आपको पूछेगा इस 3 लेयर्स में से सेलुलर लेयर कितनी है, तो इसमें बेटा 2 तो सेलुलर लेयर्स होती हैं, बट एक ए सेलुलर लेयर होती है जो सेल की नहीं बनी हुई, और ये ए सेलुलर लेयर होती है बेसमेंट मेम्ब्रेन। याद करो, हमने टिश्यू में पढ़ा है जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है सेल्स की नहीं बनी हुई है, ये ए सेलुलर होती है। इसका मतलब ये सेल्स नहीं है, ये सब्सटेंस है, कुछ इसमें कुछ सब्सटेंस होते हैं, ये सेल नहीं होती है। तो ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है वो ए सेलुलर है और 2 सेलुलर लेयर है। तो बेटा अगर आपको सेलुलर लेयर्स पूछेगा तो आप 2 लगाएंगे, लेकिन आपको सिर्फ लेयर्स पूछेगा तो आप 3 लेयर्स आंसर में लगाएंगे फॉर फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। ठीक वैसे जैसे डिफ्यूजन मेम्ब्रेन में 3 लेयर्स की थी और उसमें 2 सेलुलर लेयर्स की थी, क्योंकि बीच में एक बेसमेंट मेम्ब्रेन थी। बस इसको ही हम बना के देखेंगे 3 लेयर्स कैसी हैं। देखो, सबसे पहले बना लेते हैं बेटा बोमेन कैप्सूल। ये क्या है? बोमेन कैप्सूल। और इसमें क्या चल के आ रहा है यहाँ पर? एफरेंट आर्टेरियोल। एफरेंट आर्टेरियोल आया, डिवाइड करा, फिर इफरेंट आर्टेरियोल बना लिया, और बीच में यहाँ पर बन गई हैं कैपिलरीज। ठीक है, अब हम इनके सेल्स बनाते हैं। देखो, ये ब्लड कैपिलरी है, ब्लड कैपिलरी की वॉल में सेल्स होंगी, ब्लड कैपिलरी की वॉल में सेल्स होंगी। और बेटा हमेशा हमने पढ़ा है कि ब्लड कैपिलरी की वॉल्स में जो एपिथेलियम होता है वो सिंपल एपिथेलियम होता है। सिंपल मतलब एक लेयर, तो यहाँ पर इसकी वॉल में सिर्फ एक ही लेयर है, और कौन सी एपिथेलियम की है? सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। ऐसे ही ऊपर भी रहेगी कैपिलरी में सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। बेटा वो सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम जिसको ब्लड टच करता है उसे हम क्या कहते हैं? एंडोथेलियम। तो ये हमने क्या बनाया है? एंडोथेलियम बनाया। ठीक है, और याद करो कि ये जो बोमेन कैप्सूल है इसमें भी क्या प्रेजेंट होता है? सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। ये सारी एग्जांपल्स हमने याद की हुई हैं एपिथेलियम में।
बोमेन कैप्सूल की लाइनिंग भी किससे होती है? बोमेन कैप्सूल के ल्यूमेन को भी लाइन करता है बेटा सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। तो ये हमने बना दी सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। चारों तरफ हमने क्या बना दिया? सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम बना दिया। सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम की सेल्स फ्लैट सेल्स होती हैं, इररेगुलर वॉल्ड होती हैं, फ्लैट होती हैं ताकि एक्सचेंज जल्दी हो जाए, क्योंकि पतली ही वॉल को क्रॉस करना होता है। और इररेगुलर वॉल्ड इसलिए होती है ताकि सरफेस एरिया बढ़ जाए सिक्रीशन के लिए, एब्जॉर्प्शन के लिए, जो भी काम है उसके लिए, ठीक है। और यहां पर क्या होगा बेटा? इसका बेसमेंट मेम्ब्रेन इधर होगा। इधर क्यों होगा? क्योंकि इसका जो सेल का फ्री सरफेस है वो अंदर की साइड लाइन कर रहा होगा, और इसका बेसमेंट मेम्ब्रेन इधर होगा। इस वाली सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम का बेसमेंट मेम्ब्रेन इधर होगा। यानी कि बेसिकली बीच में क्या भरा हुआ है बेटा? बेसमेंट मेम्ब्रेन भरा हुआ है, ठीक है। ये 3 लेयर्स होती हैं, इन्हीं को हम मेंशन करेंगे। सबसे पहले ये वाली लेयर जो अपन ने बनाई है, ये हो गई पहली लेयर। इसको कहते हैं सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। और क्योंकि ये ब्लड वेसल की सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, इसलिए हम इसको क्या कह सकते हैं? एंडोथीलियम। एंडोथीलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी। और ये ब्लड कैपिलरी कौन सी है बेटा? ये ब्लड कैपिलरी है ग्लोमेरुलस की। तो ऑफ ब्लड कैपिलरी और ग्लोमेरुलस एक ही बात है। यहाँ पे आप सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, एंडोथीलियम दोनों लिख सकते हैं, यहाँ पे ब्लड कैपिलरी और ग्लोमेरुलस दोनों लिख सकते हैं, बिकॉज यहाँ से एफरेंट आर्टरियोल आई और फिर ये ब्लड कैपिलरी ही है जिसको आप ग्लोमेरुलस बोलते हो। इसकी लाइनिंग किससे होती है? सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम से। और ये ब्लड तो यहाँ जा रहा है ना, तो ल्यूमेन ये है। ल्यूमेन के साइड पर हर सेल का फ्री सरफेस होगा, और बाउंड सरफेस वो होता है जिधर बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है। तो फ्री सरफेस ऊपर की साइड होगा, और बाउंड सरफेस जिधर बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन बेस की तरफ होगा, उधर होगी बेसमेंट मेम्ब्रेन। और जिधर भी खाली जगह होती है उधर सेल का फ्री सरफेस आता है। तो ऊपर की साइड फ्री सरफेस और नीचे की साइड बाउंड सरफेस, बेस जहां पे बेसमेंट मेम्ब्रेन है। बीच में ग्रीन कलर से अपन ने क्या बनाया? बीच में ग्रीन कलर से अपन ने बनाया है बेसमेंट मेम्ब्रेन। और ऊपर देखो क्या लिखा है? बेसमेंट मेम्ब्रेन कैसी है बेटा? बेसमेंट मेम्ब्रेन है ए सेल्यूलर। कैसी है? ए सेल्यूलर, ठीक। और उसके बाद आती है थर्ड, जो हमने येलो कलर से ये वाली लेयर बनाई है, इसको कहते हैं बेटा सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम ही है ये भी क्या है? सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। अब तुम ही बताओ फटाफट से, यहां पर भी हम इसको कह सकते हैं कि नहीं एंडोथीलियम? इसको एंडोथीलियम बोलोगे क्या? नहीं बोलोगे ना, क्योंकि एंडोथीलियम तो हर उस सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम को कहते हैं जो ब्लड वेसल में हो, आर्टरी वेन और कैपिलरी में हो। ये तो आर्टरी वेन या कैपिलरी थोड़े, ये तो बोमेन कैप्सूल है। तो यहाँ पे आप सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम को एंडोथीलियम नहीं बुलाएंगे। और ये सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम किसकी है? ऑफ बोमेन्स कैप्सूल। किसकी है? बोमेन्स कैप्सूल की है, ठीक है। और बेटा यही तीनों लेयर मिला के हम क्या कहते हैं? फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। इन तीनों लेयर्स को मिला के हम क्या कहते हैं? फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। तो फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन में कितनी लेयर्स हो गई? 3, ठीक है। फिल्टर कहां से कहां होगा ब्लड? यहां से यहां। पहले किसको टच करेगा? सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम और द एंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी और द ग्लोमेरुलस। देन बीच में आएगी बेसमेंट मेम्ब्रेन, और उसके बाद लास्ट में आएगी ये सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम बोमेन कैप्सूल की। तब जाके इन तीनों को क्रॉस करते हुए ब्लड का डीप्रोटीनाइज्ड प्लाज्मा यहां पर छन के गिरेगा, और हम इसको क्या बोलेंगे? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। यहां पर जो गिरेगा उसको क्या बोलेंगे? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, ठीक है। ये हमने क्या दिखाया? एफरेंट आर्टरियोल, और ये हमने दिखाया है इफरेंट आर्टरियोल, ठीक है। इतना ठीक है। ये होता है आपका फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। हम क्या कर रहे हैं बेटा? बोमेन कैप्सूल की थोड़ी सी डिटेल कर रहे हैं कि बोमेन कैप्सूल हमने बोला तो कि ऐसे कप लाइक स्ट्रक्चर है और सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम का प्रेजेंट होता है, बट एक्चुअल में बोमेन कैप्सूल की भी 2 लेयर होती है। एक इनर लेयर होती है और एक आउटर लेयर होती है। ये बोमेन कैप्सूल की इनर लेयर है, ये बोमेन कैप्सूल की आउटर लेयर है, ठीक है। बोमेन कैप्सूल की इनर लेयर किससे बनी है? सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम से बनी है, तो ठीक है। ये इनर लेयर है उसकी, जो मैं रेड कलर
से सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम बना रही हूँ। और ये वाली बेटा आउटर लेयर है बोमेन कैप्सूल की, जो मैं ग्रीन कलर से सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम बना रही हूँ। ये अलग बात है कि पूरे के पूरे बोमेन कैप्सूल का ल्यूमेन किससे लाइंड है बेटा, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम से, लेकिन इनर लेयर और आउटर लेयर दो लेयर्स होती हैं। कुछ तो डिफरेंस होगा, तभी तो हमने ऐसा बोला। ये देखो, ये वाली लेयर कौन सी हो गई, इनर, और इनर के लिए एक और वर्ड क्या यूज करते हैं बेटा, विसरल। इनर और विसरल लेयर ऑफ बोमेन्स कैप्सूल, इनर और विसरल लेयर ऑफ बोमेन्स कैप्सूल। और ये वाली कौन सी लेयर हो जाएगी, आउटर। आउटर के लिए बता दो फटाफट से मैम को, और क्या वर्ड बोलते हैं, पैराइटल। आउटर के लिए और क्या कहते हैं, पैराइटल। आउटर और पैराइटल लेयर ऑफ बोमेन्स कैप्सूल। तो बोमेन कैप्सूल पढ़ रहे हैं, बोमेन कैप्सूल की दो लेयर्स होती हैं, इनर या विसरल लेयर एंड आउटर और पैराइटल लेयर। दैट इज अ डिफरेंट थिंग दैट बोथ लेयर्स आर फॉर्म्ड ऑफ सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। ये भी सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम की बनी है, ये भी सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम की बनी है, ठीक है। अब बाद में ये मत सोचना कि मैम ने ये SSE क्या लिख दिया, दैट इज सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। आपको पीछे लिखवा चुकी है और पहले से भी आपको याद है एनिमल टिश्यूज से कि ये सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम से लाइंड होता है। और इन दोनों के बीच में ये जो स्पेस होता है ना बेटा, ये स्पेस, इसको बोलते हैं ल्यूमेन ऑफ बोमेन्स कैप्सूल, ल्यूमेन ऑफ बोमेन्स कैप्सूल। और इसी ल्यूमेन में तो क्या छन के गिरता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट छन के कहाँ गिरता है, बोमेन कैप्सूल में। बट बेटा बोमेन कैप्सूल में गिरने के बाद तो वो PCT, लूपोफेनले और DCT और कलेक्टिंग डक्ट में चला जाता है ना। यानी इस लेयर को तो आपका फिल्ट्रेट क्रॉस करता है, पर इस लेयर को क्रॉस नहीं करता है, राइट। यानी इनर या विसरल लेयर, यहां से फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन से गिरा, ये रहा ब्लड, यहां से इसको अपनी एंडोथेलियम को क्रॉस किया, बेसमेंट मेम्ब्रेन को क्रॉस किया, और इनर लेयर ऑफ बोमेन कैप्सूल के सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम को क्रॉस करता है। किसको क्रॉस करता है, इनर लेयर ऑफ बोमेन कैप्सूल की सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम को, और फिर यहाँ ल्यूमेन में आ जाता है, ल्यूमेन से तो फिर पाइप्स में चला जाता है। यानी आउटर लेयर बनी जरूर है सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम की, पर ब्लड उसको क्रॉस नहीं करता है। यानी कि हम बोल सकते हैं इनर और विसरल लेयर ऑफ बोमेन कैप्सूल इज अ पार्ट ऑफ फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन, इट इज अ पार्ट ऑफ फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन, जबकि आउटर और पैराइटल लेयर इज नॉट अ पार्ट ऑफ, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। तो फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन जो 3 लेयर्स की बनी हुई है उसमें इनर लेयर है। अब बस ये सीखते हैं, यहां पर अपडेट कर दो, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम ऑफ इनर लेयर, इनर लेयर ऑफ बोमेन्स कैप्सूल, इनर लेयर ऑफ बोमेन्स कैप्सूल या विसरल लेयर ऑफ बोमेन कैप्सूल, ठीक है। अब देखो ये लेयर्स हैं ऐसे, ये हटा देती हूँ, आपको समझा दिया है, डायग्राम क्लियर रहना चाहिए। इनर लेयर, फिर ल्यूमेन, फिर आउटर लेयर। ये जो इनर लेयर है वो फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन का पार्ट बनाती है। तो ये जो इनर लेयर है बेटा, इसमें कुछ मॉडिफिकेशन होती है, इसमें कुछ मॉडिफिकेशन होती है, रहेगी स्क्वामस सेल ही, पर मॉडिफाई होके देखो ऐसी बन जाती है। ये एक स्क्वामस सेल है जिसमें ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, ये ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हो जाते हैं इस सेल में, ठीक है। ये इसकी न्यूक्लियस है, ये उसके बगल में दूसरी सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम है, उसमें भी ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बन जाएंगे, ठीक है। फिर इसके बगल में एक और फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकाल के, ये आपकी सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम है। क्योंकि बेटा सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम ने अब ऐसे मॉडिफिकेशन कर ली है, अब हम इन सेल्स को बुलाते हैं पोडोसाइट। क्या बुलाते हैं, पोडोसाइट। दीज आर पोडोसाइट्स। तुम समझना, पोडोसाइट है तो सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम ही, SSE लिख रही हूं, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम ही है।
बट क्योंकि इनर लेयर विसरल लेयर ऑफ वुमेन कैप्सूल की सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम जो फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन का पार्ट है उसने अपने आप को मॉडिफाई कर लिया, अब हमने उसका नाम रख दिया है पोडोसाइट। वरना कैसे पता चलेगा कि ये पार्ट लेती है या नहीं लेती है, इसने मॉडिफिकेशन की है इसने नहीं किया, हमको उसका कुछ और नाम भी रखना पड़ेगा। ठीक है फ्लैट सेल ही, बस ऐसे फिंगर लाइक फ्लैट सेल है, देखो ये जैसे फ्लैट है, ये जैसे फ्लैट है, इसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हो गई और ये ऐसे सेट हो जाते हैं, ऐसे सेट हो जाते हैं। तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकाल के ये है तो स्क्वामस सेल ही, फ्लैट सेल्स हैं, लेकिन इन्होंने फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकाल के अपना नाम रख लिया है पोडोसाइट। तो यू कैन से ऑल पोडोसाइट्स आर सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, पर बॉडी की ऑल सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम इज नॉट पोडोसाइट। ये पोडोसाइट सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम ही है, ऑल पोडोसाइट्स आर सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। बट अब जैसे सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम तो ये भी इसको तुम पोडोसाइट थोड़े बुला दोगे, तो ऑल सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम इज नॉट पोडोसाइट बट ऑल पोडोसाइट इज सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। दैट मीन्स यहाँ की सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम को आप पोडोसाइट्स भी बुला सकते हैं। ठीक है, और फटाफट से फिर हम ये मॉडिफिकेशन यहां पर भी कर देंगे, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम और पोडोसाइट्स, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम और पोडोसाइट्स ऑफ इनर लेयर ऑफ वुमेन कैप्सूल, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम और पोडोसाइट ऑफ इनर लेयर ऑफ वुमेन कैप्सूल। ठीक है, बस हम मॉडिफाई किए जा रहे हैं, जो जो नया सीख रहे हैं उसको इनकलकेट कर रहे हैं अपने नोट्स में। ठीक है, तो ये जो इनर लेयर है वो ऐसे बन गई, पोडोसाइट्स कहलाती है। आउटर लेयर से तो ब्लड को छनना नहीं है, तो यहाँ पे पोडोसाइट बनाने की कोई जरूरत नहीं। पोडोसाइट बनाने से फायदा क्या हुआ, ये देखो, ये जो छोटे छोटे स्लिट्स बन गए ना बेटा, ब्लड अब इनसे ही छन के गिरेगा। ये जो छोटे छोटे स्लिट्स बन गए, इन स्लिट्स को कहते हैं फिल्ट्रेशन स्लिट्स, इन स्लिट्स को कहते हैं फिल्ट्रेशन स्लिट्स, क्योंकि इन्हीं छोटे छोटे स्लिट्स से फिल्ट्रेशन होने वाला है। अब ये ऐसे बन गया स्ट्रक्चर और ये ऐसे प्रेजेंट है, ब्लड इसमें से ही छनेगा, यानी ब्लड बेटा इन छोटे छोटे पोर्स में से, जो छोटे छोटे पोर्स है ना, ब्लड इसमें से छन के गिरेगा। और इन स्लिट्स को कहते हैं फिल्ट्रेशन स्लिट, क्योंकि इन्हीं स्लिट्स से फिल्ट्रेशन होने वाला है, या इनको ही कहते हैं स्लिट पोर्स, इनको ही कहते हैं स्लिट पोर्स। स्लिट क्योंकि लंबे लंबे ऐसे स्लिट जैसे स्ट्रक्चर है और वो पोर्स का काम कर रहे हैं, स्लिट पोर्स या फिल्ट्रेशन स्लिट, इनसे ही फिल्ट्रेशन होगा। ठीक है, सो बेसिकली इनर विसरल लेयर ऑफ वुमेन कैप्सूल की सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम ने अपने आप को पोडोसाइट बना लिया है। पोडोसाइट के बीच बीच में जो स्लिट्स हैं उनको हम फिल्ट्रेशन स्लिट या स्लिट पोर्स कहते हैं, यानी फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन की ये जो ये वाली लेयर है उसने फिल्ट्रेशन स्लिट्स बनाई है। एंड क्योंकि बेटा इससे फिल्ट्रेशन स्लिट्स से फिल्ट्रेशन होगा, मतलब ये छोटे छोटे स्लिट्स से फिल्ट्रेशन होगा, मतलब बहुत बारीकी से फिल्ट्रेशन होगा, इसीलिए हम इसी फिल्ट्रेशन को कहते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। The filtration process, the step number 1, the glomerular filtration is called as ultrafiltration. Very important, NCERT में दिया है। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछा हुआ है, एंड बेटा अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी इट इज अ पोटेंशियल एआर क्वेश्चन। असर्शन रीजन का क्वेश्चन इजीली यहां से बन सकता है। व्हाई? बिकॉज एनसीईआरटी ने लिखा है हम अपने ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन को अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं, क्योंकि ये फिल्ट्रेशन अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, हमारा जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है वो फिल्ट्रेशन स्लिट्स से हो रहा है। हम हमारे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन को अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। इसका रीजन क्या आएगा? बिकॉज जो हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है वो फिल्ट्रेशन स्लिट्स या स्लिट पोर्स से हो रहा है। ये पोर्स किसने बनाए हैं? पोडोसाइट ने। पोडोसाइट क्या है? सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। कौन सी सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम? इनर या विसरल लेयर की।
तो बोमेन कैप्सूल की इनर या विसरल लेयर की सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम ने अपने फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बना के अपने आप को मॉडिफाई करके पोडोसाइट बनाया है। पोडोसाइट के बीच में जो स्लिट्स हैं उनको हम फिल्ट्रेशन स्लिट या स्लिट पोर्स कहते हैं, और उन्हीं स्लिट पोर्स से, फिल्ट्रेशन स्लिट्स से अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होती है, हमारी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होती है, विच इज कॉल्ड एज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बिकॉज ऑफ दिस रीजन। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज अ पोटेंशियल AR क्वेश्चन फ्रॉम दी NCERT। ठीक है, तो ये हमने किया बोमेन कैप्सूल के बारे में थोड़ा डिटेल, और यहां पर हमने किया था ये फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन, जिसमें ये अंदर वाली लेयर जो है वो अंदर वाली ये जो लेयर येलो कलर से आपको दिख रही है पोडोसाइट की है, इसमें फिल्ट्रेशन स्लिट्स बने हुए और इसलिए फिल्ट्रेशन हो रही है, और फिल्ट्रेशन होने के बाद बेटा बनेगा क्या, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, जो कि क्या होगा, डीप्रोटीनाइज्ड प्लाज्मा। दिस इज कॉल्ड एज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ठीक है, सो बेसिकली फर्स्ट स्टेप कवर किया है हमने अभी, बट एक और बात आती है इसमें कि ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कितना हो रहा है, कितना ब्लड 1 मिनट में यहाँ पर गिर रहा है, 1 मिनट में कितना ब्लड यहाँ पर गिर रहा है, वो उस टॉपिक को समझेंगे। ठीक है, आप पहले फटाफट से एक बार इसको गो थ्रू कर लीजिए, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में, फिर हम बढ़ते हैं GFR की तरफ कि 1 मिनट में कितना ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट गिरेगा। ओके, तो हम क्या कर रहे थे बेटा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, उसमें हमने सीखा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बनेगा, किससे छन के ब्लड गिरेगा, फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन से छन के गिरेगा, और उसमें हमने पोडोसाइट और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के बारे में सीखा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये समझेंगे कि 1 मिनट में कितना ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट गिरता है। दैट मीन्स वी आर गोइंग टू गो थ्रू द टॉपिक ऑफ GFR। क्या पढ़ने वाले हैं, GFR। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज दिस GFR? GFR इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। बेटा हमेशा आपको सिखाया है कि ये जो रेट वर्ड है ये किसके लिए यूज करते हैं, 1 मिनट के लिए। ठीक है, 1 मिनट के लिए। फिल्ट्रेट क्या होता है, जो नीचे छन के गिरता है, तो अपन ने ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन किया और उससे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बनाया, तो कितना ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन हो रहा है, यानी कितना ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट फॉर्म्ड हो रहा है छन के 1 मिनट में। 1 मिनट में कितना ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बन रहा है, उसी को हम कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ठीक, उसके लिए हम कहानी शुरू कर दें बेटा हार्ट से। तुम बोलोगे मैम हार्ट का क्या रोल आ गया, अभी सब समझाती हूँ। ये देखो, लेट्स से ये हमारा हार्ट है, थोड़ा बड़ा बना देते हैं। लेट्स से ये हमारा हार्ट है और इस वेंट्रिकल से ऐसे एओर्टा बाहर निकल रही है। ये क्या बाहर निकल रही है, एओर्टा। ठीक है, आपको अच्छे से पता है एओर्टा में 1 मिनट में, एओर्टा से, एक वेंट्रिकल से, एओर्टा में 1 मिनट में एक वेंट्रिकल से 5 लीटर यानी 5040 ml अराउंड ब्लड बाहर निकलता है। एक वेंट्रिकल से 1 मिनट में कितना ब्लड बाहर पंप होता है, 5040 ml, दैट इज अराउंड 5 लीटर। यानी एओर्टा में 1 मिनट में कितना ब्लड आ रहा है, 5 लीटर। ठीक है, और इसी को हम क्या कहते हैं, कार्डियक आउटपुट। याद कर लो फटाफट से, ये सब हमने सीखा हुआ है। इसको क्या कहते हैं, कार्डियक आउटपुट कहते हैं। ठीक, और इसी को हम क्या लिख सकते हैं, 5 लीटर को 5000 ml अराउंड में लिख सकते हैं। 5040 ml होता है, हम 5000 ml लिख लेते हैं। कार्डियक आउटपुट तो समझिए क्या होता है। इस कार्डियक आउटपुट का 1/5, कितना, 1/5 ऑफ कार्डियक आउटपुट, यानी 1/5 ऑफ 5000 ml, जो कि हो जाएगा अराउंड 1000 ml। एंड एग्जैक्टली हम जो वैल्यू ले रहे हैं दैट इज 1100 to 1200 ml। 1/5 ऑफ कार्डियक आउटपुट दैट इज 1100 to 1200 ml। ये पहुंच जाता है बेटा किडनीज के पास। ध्यान देना, किडनी के पास नहीं, किडनीज के पास, यानी दोनों किडनी के पास मिला के कितना ब्लड गया है, 1100 to 1200। यानी यहाँ एओर्टा से ब्लड निकला, पूरी बॉडी में डिवाइड करेगा, ये पूरी बॉडी में तो ये डिवाइड करेगा, है ना। और 1/5 हिस्सा किसके पास चला गया है, रीनल आर्टरी में, और रीनल आर्टरी आगे जाके डिवाइड कर जाती है 2 में।
है ना, और दोनों में से एक एक आर्टरी चली जाएगी, एक किडनी के पास और दूसरी किडनी के पास, ऐसे होता है। तो 4 हिस्सा तो पूरी बॉडी में बटा और एक हिस्सा किडनी के पास फिल्टर होने के लिए चला गया, यानी 1/5 ऑफ कार्डियक आउटपुट रीचेस द किडनीज। दोनों किडनी के पास, एक किडनी के पास नहीं, दोनों किडनी के पास मिला के कितना ब्लड गया है, 1100 to 1200 ml। दोनों किडनी के पास जितना ब्लड गया है वो दोनों किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन प्रेजेंट है उनमें डिवाइड होगा, और दोनों किडनी के अंदर मिला के कितने नेफ्रॉन प्रेजेंट है बेटा, एक किडनी में 1 मिलियन यानी 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं, तो 2 किडनी में कितने हो गए, 2 मिलियन, यानी कि 20 लाख नेफ्रॉन में, 20 lakhs नेफ्रॉन में यही 1100 to 1200 ml ऑफ ब्लड डिवाइड होगा, ठीक है। सो 1/5 ऑफ कार्डियक आउटपुट दैट इज 1100 to 1200 ml ऑफ ब्लड इज डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू 20 lakhs और 2 मिलियन नेफ्रॉन्स ऑफ किडनीज, ठीक है, यानी 2 मिलियन नेफ्रॉन्स की एफरेंट आर्ट्रियोल में मिला के इतना ब्लड आया है, ठीक है। इसमें से बेटा 2 मिलियन नेफ्रॉन्स के पास जो ब्लड आया एफरेंट आर्ट्रियोल में 1100 to 1200 ml, इसमें से छन के जब नीचे गिरा तो 125 ml ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट फॉर्म हुआ है। 125 ml ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट फॉर्म होने का मतलब ये है कि लेट्स से ये बोमेन कैप्सूल है और लेट्स से यहाँ पे एफरेंट आर्ट्रियोल, यहाँ पे ग्लोमेरुलस और यहाँ पे एफरेंट आर्ट्रियोल प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ पर कितना ब्लड आया है, 1100 to 1200 ml। पर ये मत सोचना एक नेफ्रॉन में, दोनों किडनी 20 लाख 2 मिलियन नेफ्रॉन मिला के मैं बता रही हूँ, 2 मिलियन नेफ्रॉन में कितना ब्लड, 2 मिलियन नेफ्रॉन के एफरेंट आर्ट्रियोल में कितना ब्लड पहुंचा है, 1100 to 1200। ये हम समझने के लिए एक में दिखा रहे हैं, सिर्फ ताकि आपको समझ में आए कि कहां पर इतना ब्लड आया है। तो 20 लाख नेफ्रॉन की एफरेंट आर्ट्रियोल मिला के यहाँ पर सबकी एफरेंट आर्ट्रियोल में मिला के कितना ब्लड आया है, 1100 से 1200 ml ब्लड, और ये छन के नीचे गिरा, और नीचे कितना गिरा है बेटा, 125 ml ब्लड, ठीक है। एक नेफ्रॉन के बोमेन कैप्सूल में नहीं गिरा है 125। दिस 125 ml ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट is formed or filtered and present in the lumen of Bowman capsule। lumen of Bowman capsule में इतना गिरा है, lumen of Bowman's capsule में 125 ml ऑफ ब्लड गिरा है, बट 125 ml ये जो डीप्रोटीनाइज्ड प्लाज्मा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट गिरा है Bowman कैप्सूल में ऑफ 2 मिलियन नेफ्रॉन्स, 2 मिलियन नेफ्रॉन की बोमेन कैप्सूल की ल्यूमेन में मिला के बता रहे हैं 125 ml, ठीक है। एंड बिकॉज हम बात कर रहे हैं कार्डियक आउटपुट की, कि 1 मिनट में एक वेंट्रिकल से 5000 ml ब्लड बाहर निकला है, यानी दोनों किडनीज के पास 11 to 1200 ml ब्लड जो आया है, ये हम बात कर रहे हैं इन 1 मिनट, इन 1 मिनट। 1 मिनट में दोनों किडनी के पास कितना ब्लड गया है, 1100 to 1200 ml ऑफ ब्लड, यानी एओर्टा में निकला 5000 ml 1 मिनट में, तो दोनों किडनी के पास गया है उसका 1/5 1100 to 1200 छनने के लिए, फिल्टर होने के लिए 1 मिनट में, यानी कि 125 ml ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जो फॉर्म हो रहा है वो दोनों किडनी का मिला के है, 2 मिलियन नेफ्रॉन का मिला के है, 20 लाख नेफ्रॉन का मिला के है इन 1 मिनट, क्योंकि 1 मिनट में जितना ब्लड आया उसका बता रहे हैं ना कितना छन के गिरा, यानी 125 ml ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इज फॉर्म्ड इन बोथ किडनीज इन 1 मिनट। 1 मिनट में इतना ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट फॉर्म हुआ है, और 1 मिनट में जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट फॉर्म होगा इसको ही हम क्या बोल देंगे, GFR ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, एंड दैट इज व्हाई GFR इज 125 ml पर मिनट। मतलब हमारी दोनों किडनी में, हमारे 2 मिलियन नेफ्रॉन में, 20 लाख नेफ्रॉन में मिला के बोमेन कैप्सूल के ल्यूमेन में यहाँ पर 125 ml ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट गिरा है पर मिनट। 1 मिनट में 125 ml
125 ml glomerular filtrate is formed in the lumen of 2 million nephrons के बोमेन कैप्सूल। ठीक है, एक लास्ट टाइम ये लाइन रिपीट कर रही हूँ, फोकस करिएगा। 1 मिनट में 2 मिलियन नेफ्रॉन के बोमेन कैप्सूल के ल्यूमेन में 125 ml ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट गिरा है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, थोड़ा सा और लिखना है अपने को, सॉर्टेड। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ बेटा 1 मिनट में अगर 125 ml ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बन रहा है, तो अगर आप इसको कैलकुलेट करके एक दिन का निकालोगे ना, कैलकुलेट करके एक दिन का निकालोगे, तो एक दिन में 24 घंटे होते हैं और हर घंटे में 60 मिनट होते हैं। आप मल्टीप्लाई करोगे ना, फिर 125 ml से उसको मल्टीप्लाई करोगे तो अराउंड 180 लीटर, 180 ml नहीं, 180 लीटर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट फॉर्म होता है। मतलब बेटा हम एक दिन में 180 लीटर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट फॉर्म करते हैं यहाँ पर। अब तुम ही सोचो ना, एक दिन में 180 लीटर यूरिन तो फॉर्म होता नहीं है, मतलब जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है वो यूरिन तो नहीं ही है। इनफैक्ट एक दिन में 1 से 1.5 लीटर यूरिन प्रोड्यूस होता है। यानी कि हम इस 180 लीटर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में से अराउंड 99% चीज़ों की रीएब्जॉर्प्शन करा लेते हैं और फिर फाइनली हम उसको यूरिन बोलते हैं, फाइनली हम उसको यूरिन बोलते हैं। ठीक है, तो GFR होता है हमारा 125 ml पर मिनट। 1 मिनट में ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट फॉर्म होता है 125 ml। इसी तरह से अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो एक दिन में आएगा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट 180 लीटर्स, आउट ऑफ विच 99% ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इज रीएब्सॉर्ब्ड इन ब्लड एंड द रेस्ट इज फॉर्म्ड यूरिन, जो कि होता है 1 से 1.5 लीटर। 180 लीटर नहीं, 1 से 1.5 लीटर पर डे, एक दिन में। ठीक है, so this is the concept of glomerular filtration rate, that is GFR। ठीक है, अब हम कंटिन्यू कर सकते हैं इजीली कि ये सब कुछ जो गिरा है उसमें से क्या चीजें 99% रीएब्सॉर्ब होंगी, कैसे होंगी, PCT में क्या होगा, DCT में क्या होगा, लूप ऑफ एनले में क्या होगा। और जब एक्सट्रीम कंडीशंस आती है कि हमने पानी कम पिया या पानी ज्यादा पिया, तब ये रीएब्सॉर्प्शन कैसे चेंज होगी और हम यूरिन को कॉन्सेंट्रेट या डाइल्यूट करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे ट्यूबुलर रीएब्सॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सेक्रेशन। फॉर टुडे दिस इज डन with, we are done with the glomerular filtration, that is step number 1. Thank you so much everyone.